वेलकम टू टेक स्ट्रीट। आज का भविष्य कैसे बनाएं में आपका स्वागत है। हमारे मेहमान मार्क जुकरबर्ग हैं। मार्क, आपने दुनिया के इतिहास में सबसे इम्प्रेसिव कंपनियों में से एक बनाई है, इसलिए हम विशेष रूप से उत्साहित हैं कि आप यहाँ हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वहाँ से कहाँ जाना है। निश्चित रूप से। आइए फेसबुक के शुरुआती दिनों पर ध्यान केंद्रित करें। जब आपने फेसबुक शुरू किया तो ये कैसा था? यह विचार कैसे आया और इसे जीवन में लाने के लिए आपने शुरुआती कदम क्या उठाए? कृपया इस अभूतपूर्व सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत के पीछे की कहानी हमारे साथ साझा करें। निश्चित रूप से मेरे लिए वह चीज जिससे मैं वास्तव में रोमांचित था और यह हमेशा से रही है, वह लोग हैं, है ना? और लोग कैसे काम करते हैं। कॉलेज में मैंने साइकोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस की स्टडी को किया, और आप जानते हैं, इनमें से एक, जब आप साइकोलॉजी का स्टडी करते हैं तो आप जो चीजें सीखते हैं वह ये है कि ब्रेन के ये सभी हिस्से लोगों को समझने के लिए तैयार हैं। ठीक है, भाषा को समझना, एक दूसरे के साथ संवाद कैसे करें, चेहरे के भाव, भावनाओं, प्रोसेसिंग को समझना। फिर भी जब मैंने इंटरनेट पर ध्यान दिया, ठीक 2004 में, यानी जब मैं शुरुआत कर रहा था, तो आपको लगभग कुछ भी और मिल सकता था जो आप चाहते थे, है ना? आप समाचार, फिल्में, संगीत, रेफरेंस मटेरियल पा सकते हैं। लेकिन जो चीज लोगों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती थी, वह थी दूसरे लोग, और यह समझना कि उनके साथ क्या हो रहा है, वह वहां थी ही नहीं, है ना? और मुझे लगता है कि जो हो रहा था वह ये था कि अन्य सभी मटेरियल बस वहां थी, जिसे आप जानते हैं, सर्च इंजन और अन्य सेवाओं द्वारा इंडेक्स्ड किया जा सकता था। लेकिन यह समझने के लिए कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, आपको ऐसे उपकरण बनाने की जरूरत है जिससे वे व्यक्त कर सके कि उनके साथ क्या हो रहा है। आप जानते हैं, मैं ये पता लगाना चाहता था कि कौन से सिलेबस लेने हैं, इसलिए मैंने ये छोटी सी वेबसाइट बनाई, कोर्स मैच, जिसे आप जानते हैं, इसे सिर्फ इसलिए बनाया ताकि आप ये दर्ज कर सके कि आप कौन से सिलेबस ले रहे हैं और आप उन पर क्लिक कर सके और देख सके कि और कौन है उनमें। और इसने ये सभी कोरिलेशन बनाए। आपको किसने बताया कि इस सिलेबस को लेने वाले लोगों को भी इस सिलेबस का आनंद लेने की संभावना है? और आप जानते हैं, जिस चीज ने मुझे शुरू से ही प्रभावित किया, वह ये है कि लोग, यहाँ वे सिलेबस हैं जो लोग ले रहे हैं, पर क्लिक करने में घंटों बिता देंगे, और वाह, जैसे क्या ये दिलचस्प नहीं है, इस व्यक्ति को इन चीजों में रुचि है। और यह सिर्फ पाठ था, है ना? वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो अति दिलचस्प हो, लेकिन इसने मुझे चौंका दिया। क्या आप जानते हैं, लोगों में यह समझने की गहरी प्यास होती है कि उनके आसपास के लोगों के साथ क्या हो रहा है। और आप जानते हैं, शायद इस तरह की 10 अन्य चीजें थी जिन्हें मैंने तब बनाया था जब मैं हार्वर्ड में था, इससे पहले कि मैं वास्तव में फेसबुक का पहला वर्जन बना पाता। इस तरह से इनमें से बहुत सी चीजें एक साथ जुड़ गईं। मैंने फेसबुक का पहला वर्जन बनाया क्योंकि यह कुछ ऐसा है जिसे मैं और मेरे दोस्त हार्वर्ड में उपयोग करना चाहते थे, एक डायरेक्टरी और हमारे आसपास के अन्य लोगों से जुड़ने का एक तरीका। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि यह एक होने जा रहा है कंपनी। मुझे वह रात विशेष रूप से याद है जब हमने पहला वर्जन लॉन्च किया था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ पिज्जा लेने के लिए बाहर गया था जो अब यहाँ काम करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे एक दिन हमने सोचा कि कोई आ रहा है दुनिया के लिए इस तरह का एक कम्युनिटी बनाए, और वह कोई कंपनी होगी। लेकिन ये स्पष्ट रूप से हम नहीं होंगे। मेरा मतलब है, ये बिल्कुल भी नहीं था। मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया। हाँ, नहीं, मेरा मतलब है, यह कोई ऑप्शन भी नहीं था जिस पर हमने विचार किया था। ये हम ही हो सकते हैं। मेरा मतलब है, उस समय हमारा ध्यान कंपनी बनाने पर नहीं था। हम बस कुछ ऐसा बना रहे थे जो हमें लगा कि हमारे स्कूल में उपयोगी होगा। जैसे ही आप पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या ऐसा कुछ है जिसने फेसबुक को आपके द्वारा बनाए गए अन्य प्रोजेक्टों से अलग बनाया है, जिसने इसे उस कंपनी में बदलने की अनुमति दी है जो यह आज है? ठीक है, एक के लिए मुझे लगता है कि हम चलते रहे। जैसे कि कोर्स मैच और विभिन्न क्राउडसोर्स टूल, उन्होंने अपना उद्देश्य पूरा किया, हाँ, और फिर हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन फेसबुक के साथ कुछ ऐसा ही था। आप जानते हैं, लोगों ने इसे पसंद किया, है ना? और इसके उपयोग की इतनी तीव्रता थी।
मुझे लगता है कि कुछ हफ्ते के भीतर हार्वर्ड के 2/3 छात्र इसका उपयोग कर रहे थे, और इन सभी अन्य छात्रों ने कहा कि MIT और अन्य स्थानीय यूनिवर्सिटी लिख रहे थे, हमसे पूछ रहे थे कि क्या हम उनके स्कूल में फेसबुक खोल सकते हैं। तो हमने एक तरह से उसी का अनुसरण किया, आप जानते हैं। फिर भी हम ऐसी सेवा बनाने के लिए नहीं निकले थे जिसे हम एक कंपनी में बदलने जा रहे थे, लेकिन हमने बस वही किया जो लोग चाहते थे, और इससे हमें इन सभी अन्य स्कूलों में और अंततः स्कूलों से परे इसका विस्तार करने के लिए प्रेरित किया गया। और किसी बिंदु पर एक बार जब हमने कुछ लोगों को काम पर रखा, तो हमने इसे एक कंपनी में बदलने और दुनिया को जोड़ने के इस मिशन पर जाने का फैसला किया। लेकिन हमने यहीं से शुरुआत नहीं की। जब आप सोचते हैं कि आपने कहां से शुरुआत की थी, तो क्या कोई अन्य सलाह दिमाग में आती है जिसे आप फेसबुक के शुरुआती दिनों के आधार पर उन अन्य लोगों को दे सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? हाँ, आप जानते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि आपको उस समस्या से शुरुआत करनी चाहिए जिसे आप दुनिया में हल करने की कोशिश कर रहे हैं, न कि कंपनी बनाने के निर्णय से शुरुआत करें। सबसे अच्छी कंपनियां वही बनती हैं जो किसी प्रकार का सोशल चेंज लाने का प्रयास कर रही होती हैं, भले ही वह एक ही स्थान पर लोकल लेवल पर ही क्यों ना हो। मेरा मानना है कि शुरुआत करने से ज्यादा इसलिए क्योंकि आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, या बहुत सारे लोग आपके लिए काम करना चाहते हैं, या किसी तरह से कोई कंपनी बनाना चाहते हैं। तो आप जानते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि यह एक तरह से सिलिकॉन वैली के बारे में एक खराब बात है, जो यह है कि लोग अक्सर ये तय करते हैं कि वे एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं इससे पहले कि वे ये भी तय कर ले कि वे क्या करना चाहते हैं। और यह मुझे वास्तव में पीछे की ओर महसूस होता है। और जिस किसी को भी कंपनी बनाने का अनुभव है, आप जानते हैं कि रास्ते में आपको कुछ बहुत कठिन चीजों से गुजरना पड़ता है। और मुझे लगता है कि आप जो कर रहे हैं उस पर विश्वास करना और यह जानना कि आप जो कर रहे हैं वह वास्तव में लोगों के लिए बहुत अधिक मूल्य प्रदान कर रहा है, इसका एक हिस्सा आपको इसके माध्यम से प्राप्त करता है। मेरा मानना है कि इसी तरह अल्टीमेटली द बेस्ट कंपनीज बनती हैं। मैं कम बिंदुओं के बारे में एक सेकंड के लिए बात करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि लोग कभी भी इस बात की सराहना नहीं करते हैं कि वे वास्तव में कितने बुरे हैं, और मुझे लगता है कि यह सुनना हमेशा अश्योर करने वाला होता है कि मार्क जुकरबर्ग भी कुछ गंभीर कम बिंदुओं से गुजरे और ठीक हो गए। तो क्या आप हमें फेसबुक के शुरुआती इतिहास के कुछ सबसे कठिन हिस्सों के बारे में बता सकते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे कठिन हिस्सों में से एक वास्तव में वह था जब याहू ने बहुत सारे पैसे के लिए कंपनी को खरीदने की पेशकश की थी, क्योंकि उस बिंदु तक वह कंपनी में यह महत्वपूर्ण मोड़ था। इससे पहले हर दिन हम बस आते थे और वही करते थे जो हमें लगता था कि अगली बार करना सही होगा। हम 2 और स्कूल खोलेंगे, हम हाई स्कूल खोलेंगे और स्कूलों से आगे विस्तार करेंगे। हम और अधिक सुविधाएं लॉन्च करेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगली चीज जो हमें करने की जरूरत है ताकि लोगों को खुद को एक्सप्रेस करने और उनके आसपास क्या हो रहा है उसे और अधिक समझने में मदद मिल सके। लेकिन फिर याहू एक ऐसी इंटरनेट कंपनी के लिए, जो कि केवल कुछ साल पुरानी थी, वास्तव में सार्थक प्रस्ताव लेकर आई, यहाँ तक कि $1 अरब की भी। और आप जानते हैं, उस समय प्रोडक्ट का उपयोग करने वाले हमारे पास 10 मिलियन लोग थे, इसलिए ये स्पष्ट नहीं था कि हम इससे कहीं अधिक सफल होने जा रहे थे। वह पहला बिंदु था जहां हमें वास्तव में भविष्य को देखना था और कहना था, वाह, हम जो बनाने जा रहे हैं वह इससे कहीं अधिक सार्थक होगा। और इससे कंपनी में और हमारे निवेशकों के साथ काफी दिलचस्प बातचीत हुई। इसके अंत में डस्टिन और मैंने फैसला किया, आप जानते हैं क्या, हम सोचते हैं कि हम वास्तव में स्कूलों में पढ़ने वाले 10 मिलियन लोगों को जोड़ने से भी आगे बढ़ सकते हैं। हम इससे भी आगे जा सकते हैं और इसे वास्तव में सफल बना सकते हैं। लेकिन यह वास्तव में तनावपूर्ण था, क्योंकि बहुत से लोगों ने वास्तव में सोचा था कि हमें कंपनी को बेच देना चाहिए। और स्टार्टअप में शामिल होने वाले बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उस समय मैं ये संचार करने में बहुत अच्छा नहीं था कि हम इस मिशन के लिए जाने की कोशिश कर रहे थे। हम बस हर दिन आते थे और वही करते थे जो हमें लगता था कि अगली बार करना सही होगा। इसलिए बहुत से लोग जो शुरुआत में ही शामिल हो गए, वे वास्तव में मेरे साथ जुड़े नहीं थे। उनके लिए किसी कंपनी से जुड़ना और कुछ वर्षों के बाद उसे $1 अरब में बेचने में सक्षम होना घर चलाने जैसा था।
और यह एक होम रन है, मुझे ये समझ में आया। लेकिन मुझे लगता है कि हम जो करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरह से संवाद नहीं किया, जिससे इतना बड़ा तनाव पैदा हुआ। और दुखद बात यह थी कि मैंने प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। सच तो ये था कि उसके बाद कंपनी में बड़ी संख्या में लोगों ने नौकरी छोड़ दी, क्योंकि हम जो कर रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं था। यदि आप हमारे पास मौजूद मैनेजमेंट टीम को देखें, तो उसके बाद लगभग 1 साल के भीतर पूरी मैनेजमेंट टीम चली गई थी। क्या आपको उस अवधि में उस निर्णय पर कभी पछतावा हुआ? जैसे, क्या ऐसा कोई समय था जब आपने कहा था, ठीक है, हमें बेच देना चाहिए था? आप जानते हैं, हम थे। मैं वास्तव में भाग्यशाली था, क्योंकि आप जानते हैं, न केवल जिस चीज पर मैं विश्वास करता था वह काम कर रही थी, बल्कि वह बहुत तेजी से काम कर रही थी। इट इज एक्चुअली, आप जानते हैं, मुझे लगता है कि ये 2006 की गर्मियों में था, और मुझे लगता है उसके अगले महीने हमने समाचार फीड लॉन्च किया, जो अब 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर आप जानते हैं, दुनिया में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले प्रोडक्ट में से एक। और फिर हमने किसी के भी लिए साइन अप करने की क्षमता लॉन्च की, जिससे कम्युनिटी का तुरंत विकास शुरू हो गया। इसलिए प्रस्ताव को ठुकराने के कुछ महीनों के भीतर मुझे लगता है कि यह वास्तव में बिल्कुल स्पष्ट था कि वह सही निर्णय था। लेकिन आप जानते हैं, मुझे लगता है तब से हमें बहुत कठिन निर्णय लेने पड़े हैं, जहां आप जानते हैं, कभी कभी आपको किसी चीज पर दांव लगाना पड़ता है, और आप जानते हैं, या तो कंपनी की दिशा पर दांव लगाना पड़ता है या किसी चीज पर अरबों डॉलर का दांव लगाना। 5 साल तक ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा कि आप सही हैं या नहीं। और आप जानते हैं, मुझे लगता है वास्तव में यह इससे कहीं अधिक कठिन हो सकता है। मैं आगे किसी बारे में बात करना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, क्या आपने कभी कंपनी को दोबारा बेचने के बारे में सोचा है? नहीं, उस निर्णय के बाद हमने कभी भी कंपनी को दोबारा बेचने पर गंभीरता से विचार नहीं किया। हम लोगों को जोड़ने के अपने मिशन के प्रति प्रतिबद्ध रहे और फेसबुक के विस्तार और सुधार पर ध्यान केंद्रित करते रहे। प्रस्ताव को ठुकराने और उसके बाद प्लेटफॉर्म के विकास और प्रभाव को देखने के अनुभव ने फेसबुक की लॉन्ग टर्म क्षमता में हमारे विश्वास को मजबूत किया। ठीक है, इसे रास्ते से हटा दिया, हम लंबे समय तक यहाँ रहेंगे। हाँ, बढ़िया। हाँ, इसलिए मैं प्रोडक्ट बनाने वाले लोगों से मिलने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक के बारे में बात करना चाहता हूँ। कैसे तय करें कि क्या निर्माण करना, कैसे पता लगाना है कि कंपनी पर कब दांव लगाना है, कैसे कुछ बिल्कुल नया करना है। हाँ, और मुझे लगता है कि एक चीज जो फेसबुक ने अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से की है, वह ये पता लगाना है कि इस बार बार होने वाली नवाचार संस्कृति का निर्माण क्या करना है, जो मुझे लगता है व्यवसाय में करना सबसे कठिन काम है। तो आपने ये कैसे किया है, और आप अन्य लोगों को भी ऐसा करने की सलाह कैसे देते हैं? मुझे लगता है कि एक ऐसी कंपनी का निर्माण करना है जो जितनी जल्दी हो सके सीखने पर केंद्रित हो। कंपनियां सीखने वाली संस्थाएं हैं, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय या तो सीखने की प्रक्रिया को तेज या धीमा कर सकते हैं। कई मायनों में एक कंपनी का निर्माण निम्नलिखित का पालन करने जैसा है: वैज्ञानिक पद्धति। आप परिकल्पनाएं बनाते हैं, प्रयोग करते हैं, और परिणामों से सीखते हैं। ये दर्शन महत्वपूर्ण है। हमारी कंपनी के भीतर हम इस दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले विभिन्न निर्णय लेते हैं। उदाहरण के लिए, हम व्यक्तिगत इंजीनियरों को सशक्त बनाते हैं और एक मजबूत परीक्षण ढांचे में निवेश करते हैं। किसी भी समय दुनिया में फेसबुक के कई वर्जन चल रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरों के पास अपने विचारों को आजमाने और उन्हें उपयोगकर्ताओं के एक सबसेट, शायद 10,000 या 1,00,000 लोगों तक भेजने की क्षमता है। उन्हें इस बात पर फीडबैक मिलता है कि फेसबुक के बेसलाइन वर्जन की तुलना में उनका वर्जन कैसा प्रदर्शन करता है। हम उपयोगकर्ता कनेक्टिविटी, मटेरियल मेजर्स सच फैक्टर्स एज शेयरिंग, मीनिंगफुल कंटेंट डिस्कवरी, रेवेन्यू एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। हजारों प्रयोग चलाकर और लोगों को अलग अलग तरीकों को आजमाने की शक्ति देकर हम महत्वपूर्ण प्रगति करते हैं, जो असंभव होता अगर हर बदलाव को मेरे द्वारा अनुमोदित किया जाता या यदि सभी विचारों को ऊपरी प्रबंधन से उत्पन्न किया जाता। सीखने की संस्कृति का निर्माण करना और चुस्ती को अपनाना हमें समय के साथ निरंतर प्रगति करने में सक्षम बनाता है।
बड़े दावों के बारे में क्या, जैसे कोई बड़ा अधिग्रहण करना या समाचार फीड का रोल आउट करना या ऐसा कुछ? आप उन निर्णयों को कैसे लेते हैं और वे कैसे काम करते हैं? इसलिए मैं वास्तव में सोचता हूँ कि जब आप चीजें अच्छी तरह से करते हैं तो आपको बड़ी पागलपन भरी चीजें नहीं करनी चाहिए। आप इस तरह से विकसित होना चाहते हैं जहां आप अपने कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं और सीख रहे हैं। उदाहरण के लिए न्यूज़ फीड, यह अपेक्षाकृत बड़ा बदलाव था, लेकिन लोग इस सेवा का उपयोग कैसे कर रहे थे, ये देखने में कुछ साल लग गए। प्रारंभ में हमारे पास न्यूज़ फीड जैसी कोई चीज नहीं थी जो लोगों द्वारा साझा की जा रही चीजों के अपडेट दिखाती हो। लोग अलग अलग प्रोफाइलों पर जाकर ये देखने के लिए क्लिक करेंगे कि उनके दोस्तों के जीवन में क्या बदलाव आया है। उस व्यवहार से हमें पता चला कि लोग न केवल किसी व्यक्ति के बारे में जानने में बल्कि दिन प्रतिदिन के बदलावों को समझने में भी रुचि रखते थे। इसलिए हमने एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की जो दिखाता था कि किन मित्रों ने अपनी प्रोफाइल अपडेट की है, जिससे यूजर्स को ये पता चल जाता है कि किसकी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। समाचार फीड का पहला वर्जन वास्तव में सरल था। इसमें लोगों द्वारा पोस्ट की जा रही मटेरियल शामिल थी और इसे होम पेज पर ऑर्डर में डिस्प्ले किया गया था। जब चीजें अच्छी तरह से काम कर रही होती हैं, तो आप हल की जाने वाली समस्याओं की पहचान करने के लिए अपने कम्युनिटी से डेटा और गुणात्मक फीडबैक का उपयोग करते हैं। फिर आप संभावित समाधानों के साथ आने के लिए अपने इंट्यूशन का उपयोग करते हैं और उन हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करके और अधिक डेटा और फीडबैक कलेक्ट करके उनका टेस्टिंग करते हैं। ये प्रक्रिया आपको ये निर्धारित करने में मार्गदर्शन करती है कि आगे कहां जाना है। जहां तक बड़ी धनराशि के लिए ओकुलस टीम का एक्विजिशन करने जैसे बड़े निर्णयों की बात है, तो मैं इसे उस क्षेत्र में पर्याप्त इंटरनल एक्सपर्टीज डेवलप नहीं करने के परिणाम के रूप में देखता हूं। अगर हमने आंतरिक तौर पर बेहतर काम किया होता तो इस तरह के कदम की जरूरत ही नहीं पड़ती। हालांकि ओकुलस टीम उस समस्या पर काम करने वाली सबसे प्रतिभाशाली टीम थी, इसलिए यह बड़ा कदम उठाना उचित था। एक सीईओ के रूप में मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति में जाने से बचना आपका काम है जहां आपको कठोर कदम उठाने की जरूरत है। अहंकार को आवश्यक कार्यों में बाधा बनने देने से बेहतर है कि क्रमिक प्रगति की जाए और यह स्वीकार करने के लिए तैयार रहें कि चीजें अतीत में बेहतर हो सकती थी। हालांकि जब चीजें अच्छी तरह से काम कर रही हो, तो धीरे धीरे सीखना और उसी तरीके से आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। विकास के बारे में बात करते हुए एक बात जो मैंने आपको वर्षों पहले कहते हुए सुनी थी, वह ये थी कि फेसबुक द्वारा किए गए सबसे अच्छे कामों में से एक विकास समूह के विचार का आविष्कार करना था। तो यह अब कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने बहुत से फाउंडर्स को पूछते हुए सुना है। क्या आप हमें बता सकते हैं, क्या यह अभी भी कुछ ऐसा है जिसे आप कंपनियों को चलाने वाले लोगों को लागू करने की सलाह देते हैं? और शुरुआती दिनों में फेसबुक का काम कैसा था? जहां तक विकास समूह की बात है, इसमें ऐसा कोई जादू नहीं है जिसे अन्य लोग दोहरा न सके। ये बस डेटा के साथ कठोर होने और प्रयोगों को प्रोसेस करने और उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया से सीखने के लिए डेटा बुनियादी ढांचे में निवेश करने के बारे में है। फिर ये कम्युनिटी को सक्रिय रूप से विकसित करने के लिए इंजीनियरिंग प्रयासों में निवेश करने के बारे में है, जो अक्सर कई नेटवर्क के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आप बता सकते हैं कि उस समूह का फेसबुक की विकास दर पर कितना प्रभाव पड़ा? हाँ, मुझे लगता है आप जानते हैं, उनका ओवरऑल प्रभाव बहुत बड़ा रहा है। मेरे दिमाग में कोई संख्या नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तक कि सिर्फ देख रहा हूँ। आप जानते हैं, इनमें से कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने बनाई हैं, जैसे लोग जिन्हें आप जानते होंगे, ठीक है। हाँ, आप जानते हैं, यह महत्वपूर्ण चीजों में से एक है ना? फिर यदि आपका सामाजिक प्रोडक्ट उतना उपयोगी नहीं है, यदि आप अन्य लोगों से नहीं जुड़े हैं जिन्हें आप इसका उपयोग करना चाहते हैं, तो आप जानते हैं, फेसबुक पर साइन अप करने से लेकर उन लोगों से जुड़ने तक आपकी मदद करना जिनकी आप सबसे ज्यादा परवाह करते हैं, शायद सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो हम कर सकते हैं। एक और चीज जो मुझे लगता है कि फेसबुक ने असाधारण रूप से अच्छा किया है, वह है नियुक्ति। और मैं हमेशा फाउंडर्स से कहता हूं कि यही वो चीज है जिसमें आपको अच्छा होना है। तो आपने अपनी टीम कैसे नियुक्त की है, और जब आप लोगों को लाते हैं तो आप क्या देखते हैं? यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, तो मैंने 19 साल की उम्र में कंपनी शुरू की थी।
इसलिए मैं इंस्टीट्यूशनल रूप से यह विश्वास नहीं कर सकता कि अनुभव इतना महत्वपूर्ण है। अन्यथा मुझे अपने और कंपनी के साथ एडजस्टमेंट बिठाने में कठिनाई होगी। इसलिए हम ऐसे लोगों में निवेश करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे वास्तव में प्रतिभाशाली हैं, भले ही उन्होंने पहले वह काम नहीं किया हो। यह उन लोगों पर लागू होता है जो यूनिवर्सिटी से नए निकले हैं, और साथ ही हमारे CFO जैसे व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जिन्होंने ऐसा करने का पूर्व अनुभव न होने के बावजूद कंपनी को पब्लिक कर दिया। उनके पास पहले जेनेंटेक में प्रोडक्ट विकास की बैकग्राउंड थी। हम बस वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों को काम पर रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और इसलिए यदि आपके पास तलाशने के लिए अनुभव नहीं है तो आप किसी की रॉ टैलेंट का असेसमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, अक्सर आप अलग अलग चीजों से बता सकते हैं कि उन्होंने क्या किया है, तो ऐसा नहीं है कि आप जानते हैं। जाहिर है, हर किसी ने कुछ न कुछ किया है। सही, भले ही आप 19 वर्ष के हो, आपने साइड प्रोजेक्ट और दिलचस्प चीजें की है। और आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जो महत्वपूर्ण है वह ये विश्वास नहीं करना है कि किसी को वह काम विशेष रूप से करना होगा जो वह करने जा रहा है ताकि वह इसे अच्छी तरह से कर सके। मुझे लगता है कि एक चीज जो हमने अच्छा किया है वह है कंपनी के लोगों को भरपूर अवसर देना। सही, तो आप जानते हैं, ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जिसने 19 साल की उम्र में शुरुआत की थी और अब आप जानते हैं, मैं इस बड़ी कंपनी को चला रहा हूँ। ऐसे कई लोग शामिल हुए थे, आप जानते हैं, जिन लोगों के साथ मैंने हार्वर्ड में समस्या सेट किया था, या वे स्टैनफोर्ड या विभिन्न कार्यक्रमों से बाहर हो गए थे जो इस लंबी अवधि में कंपनी के साथ विकसित हुए हैं। और आप जानते हैं, जिन चीजों पर मुझे सबसे अधिक गर्व है उनमें से एक ये है कि हमारी कंपनी में लगभग 12 अलग अलग प्रोडक्ट समूह हैं, और एक को छोड़कर उन्हें चलाने वाले सभी लोग कंपनी में शामिल नहीं हुए। एक प्रोडक्ट समूह चलाना या मुझे रिपोर्ट करना, वह आश्चर्यजनक है। और एक अपवाद डेविड मार्कस थे, जो $50 अरब की पब्लिक कंपनी के CEO थे। तो आप जानते हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि वह बोर्ड में है, और उसे एक प्रोडक्ट समूह चलाना, मुझे लगता है, एक बहुत बड़ा तख्तापलट भी है। बट इन फैक्ट उनमें से किसी ने भी मुझे रिपोर्ट करना शुरू नहीं किया। आप जानते हैं, उन सभी ने अलग अलग भूमिकाओं में शुरुआत की थी। कुछ इंजीनियर थे, कुछ डेटा विश्लेषक थे, कुछ प्रोडक्ट प्रबंधक थे, और वे सभी बड़े हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि क्या होता है, आप जानते हैं, लोग देखते हैं कि आप लोगों के लिए अवसर पैदा करते हैं, और यह भी, मुझे लगता है, सबसे अच्छे लोगों को जोड़े रखता है और सबसे अच्छे लोगों को आपकी कंपनी में काम करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है, ओह, मुझे भी उस तरह के अवसर मिलने वाले हैं। बढ़िया। हाँ, अगले 20 वर्षों में आप किस चीज को लेकर सबसे अधिक उत्साहित हैं? आपके अनुसार प्रमुख परिवर्तन क्या होंगे? फेसबुक कैसे बदलेगा? आपको क्या लगता है बाकी दुनिया कैसे बदल जाएगी? तो हमारे पास ये 10 साल का रोड मैप है और 3 बड़े बदलाव हैं जो हम दुनिया में देखना चाहते हैं। सबसे पहले, हम कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। फिलहाल आधी से ज्यादा दुनिया इंटरनेट पर नहीं है, जिसे सिलिकॉन वैली के कई लोग हल्के में लेते हैं। यदि हम दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों का समाधान करना चाहते हैं, तो हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भाग लेने और जुड़ने का अवसर मिले। इसलिए सभी को इंटरनेट से जोड़ना एक प्रमुख लक्ष्य है, और ये दुनिया भर के लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगला प्रमुख फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्त संभावनाओं को अनलॉक करने की क्षमता है। फेसबुक पर हम लोगों को अधिक सार्थक मटेरियल दिखाने और उन्हें उन लोगों से जुड़ने में मदद करने जैसी चीजों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं जिनकी वे प्लेटफॉर्म पर परवाह करते हैं। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने जो प्रगति की है, वह अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी योगदान देती है, जैसे बीमारियों का अधिक सटीक निदान करना या बेहतर दवाएं विकसित करना। सेल्फ ड्राइविंग कारों पर काम करने वाली कंपनियां भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भरोसा करती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये प्रगति जीवन बचा सकती है और समाज पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। उदाहरण के लिए, ऐसे एप्लीकेशन हैं जो दुनिया के द बेस्ट स्किन विशेषज्ञों की तुलना में सटीकता के साथ स्किन कैंसर का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग का उपयोग करते हैं।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में व्यक्तियों को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य देखभाल परिणामों में सुधार करने की शक्ति है, और मेरा मानना है कि यह एक ओरिजिनल और पॉजिटिव विकास है। अंत में मेरा मानना है कि हर 10 या 15 साल में एक नया प्रमुख कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म उभरता है जो लोगों को वे काम करने में सक्षम बनाता है जो वे पहले नहीं कर सकते थे। 20 साल पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर आदर्श थे, जिनका उपयोग मुख्य रूप से कार्य प्रोडक्ट कथा के लिए किया जाता था। आज हमारे पास ऐसे स्मार्टफोन हैं जो मानवीय कनेक्शन की सुविधा प्रदान करते हैं और अधिक इंटेंस अनुभव प्रदान करते हैं। आगे देखते हुए अगला प्रमुख मंच पॉसिबली वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंटेड रियलिटी AR होगा। VR और AR लोगों को अधिक रचनात्मक बनने और दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोणों को इस तरह से अनुभव करने की अनुमति देंगे जिसे वीडियो और अन्य मीडिया दोहरा नहीं सकते। VR और AR का ये चलन मुझे भी उत्साहित करता है। कुल मिलाकर मैं अगले 20 वर्षों में कनेक्टिविटी के लक्ष्यों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रगति और VR और AR के उद्भव को लेकर सबसे अधिक उत्साहित हूँ। मेरा मानना है कि ये परिवर्तन न केवल फेसबुक के भविष्य को आकार देंगे बल्कि बाकी दुनिया पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे। तो जब आपने फेसबुक शुरू किया तो आप 19 वर्ष के थे। एक सवाल जो हम वाई कॉम्बिनेटर में अक्सर सुनते हैं वह है, मैं आज 19 साल का हूँ और मैं वास्तव में दुनिया को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ वह करना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? तो आप उन लोगों को कैसे सलाह देंगे जो आज 19 वर्ष के हैं और आपकी तरह दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं? आप जानते हैं, मैं हमेशा सोचता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो उद्यमियों को करनी चाहिए वह ऐसी चीज चुनना है जिसकी उन्हें परवाह है, उस पर काम करना है, लेकिन वास्तव में इसे एक कंपनी में बदलने के लिए प्रतिबद्ध न हो जब तक कि यह काम न कर रहा हो। और मुझे लगता है कि अगर आप सबसे अच्छी कंपनियों के डेटा को देखते हैं जो बनाई गई हैं, तो मुझे वास्तव में लगता है कि उनमें से एक जबरदस्त प्रतिशत इस तरह से बनाया गया है, न कि उन लोगों से जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया था कि वे एक कंपनी शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि आप बस अधिकांश समय कुछ स्थानीय न्यूनतम, एक स्थानीय अधिकतम में लॉक रहे। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, और बस इस बिंदु को स्पष्ट करने के लिए, फेसबुक वास्तव में कितनी दूर तक एक कंपनी बन गई है? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि शायद यह एक फॉर्मल डेलावेयर कंपनी बन गई जब पीटर थियल ने लगभग 6 महीने में निवेश किया। जब हम पहली बार पीटर से पैसे जुटाने के बारे में बात कर रहे थे, तो डस्टिन और मैं उनके साथ बहुत स्पष्ट थे कि हम स्कूल वापस जाने की योजना बना रहे थे। तुम्हें पता है, मैंने फेसबुक की शुरुआत सेकंड वर्ष के छात्र के रूप में की थी। हमने गर्मियों की छुट्टियां ले ली, गर्मियों में कोई कक्षा नहीं थी, हम इस पर काम कर रहे थे। और फिर हमारा घोषित गेम प्लान पतझड़ में स्कूल वापस जाना और उस पर काम करना जारी रखना था, लेकिन ऐसा नहीं कि किसी कार्यालय में बैठकर पूरे समय उस पर काम किया जाए। और पीटर कुछ इस तरह था, ठीक है, निश्चित रूप से तुम हो। मुझे लगता है कि वह हमसे बेहतर जानता था। उसे बस यही विश्वास था कि हम वास्तव में स्कूल वापस नहीं जाएंगे। आपको होना आवश्यक है। मेरा मतलब है, आपको उनसे पूछना होगा, लेकिन हम इस चेन में उनका इंटरव्यू लेंगे। मैं बहुत अच्छा था, इसलिए मुझे लगता है कि वह शायद कहेगा कि वह जानता था कि हम स्कूल वापस नहीं जा रहे थे, या उसे विश्वास था कि वह हमसे बात कर सकता है। लेकिन उसे ऐसा नहीं करना पड़ा। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि काम की मात्रा इतनी तेजी से बढ़ रही थी। लेकिन वास्तव में हम तुरंत ही बाहर हो गए। हमने हार्वर्ड को बताया कि हम एक सेमेस्टर की छुट्टी ले रहे हैं, और फिर हमने उन्हें बताया कि हम एक और सेमेस्टर की छुट्टी ले रहे हैं, और फिर 1 साल की छुट्टी ले रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हम वापस नहीं जा रहे हैं। पीटर थियल के बारे में बात करते हुए, और एक प्रकार के समापन प्रश्न के रूप में, उसने आपको अब तक दी गई सबसे अच्छी सलाह क्या है? मुझे लगता है कि पीटर ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे यह मोटिवेशनल कोट सुनाया था, ऐसी दुनिया में जो इतनी तेजी से बदल रही है, सबसे बड़ा जोखिम जो आप उठा सकते हैं वह है कोई जोखिम न लेना। और मुझे सचमुच लगता है कि यह सच है। बहुत से लोग, जब भी वे खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां उन्हें दिशा में बड़ा बदलाव करना होता है या कुछ नया करना होता है, तो हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो उस निर्णय के नकारात्मक जोखिमों की ओर इशारा करेंगे। और स्थानीय स्तर पर वे सही हो सकते हैं। किसी भी निर्णय के लिए फायदे और नुकसान होते हैं,
लेकिन कुल मिलाकर यदि आप स्थिर रहते हैं और उन परिवर्तनों को करने से बचते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके विफल होने और आगे न बढ़ने की गारंटी है। इसलिए कुछ हद तक मेरा मानना है कि समय के साथ सबसे बड़ा जोखिम जो आप उठा सकते हैं, वह है कोई जोखिम न लेना। इसे छोड़ने के लिए यह एक शानदार जगह है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद टेक स्ट्रीट के लिए। हमें आपके समर्थन से प्रेरणा मिलती है। अपडेट रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तकनीक और व्यापार से जुड़ी रोचक जानकारी और मनोरंजन का अनुभव करने के लिए टेक स्ट्रीट पर देखते रहें।